हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है और ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। आपको बताना है कि किसमें आपका इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग को हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती क्योंकि वर्क पीस को ही पिघलाकर मेल्ट करते हैं। तो ये क्या बोला है कि टंगस्टन इनर्ट गैस यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती क्योंकि वर्क पीस को ही पिघलाकर मेल्ट करते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि टीआईजी वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती, जबकि एमआईजी वेल्डिंग में मतलब वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड की खपत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि टीआईजी वेल्डिंग में वेल्ड किए जाने वाले स्थान को गैस के आवरण से परिरक्षित किया जाता है। यानी किससे परिरक्षित, कौन से गैस से इसे परिरक्षित करते हैं? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, हीलियम से, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से हम क्या करते हैं इसको, मतलब कि उसके चारों तरफ वो करते हैं। ठीक है, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में वेल्ड किए जाने वाले स्थान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से परिरक्षित रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्रिया कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप याद भी करते रहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वे वेल्डिंग के ही हैं। तो अगर वेल्डिंग के आप सब क्वेश्चनों को अगर एक बार अच्छे से मतलब कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डिंग उन लौह एवं अलौह धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई होती है। यानी स्पॉट वेल्डिंग हम जो करते हैं कहाँ पे करते हैं, यानी जो लौह और अलौह धातुएं हैं उनके बीच की मोटाई कितनी रखी जाती है? 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm कितना रखा जाता है? तो देखिए, स्पॉट वेल्डिंग उन लौह एवं अलौह धातु चादरों पर की जाती है जो अप्रॉक्सीमेट 10 mm की पतली चद्दर हो। कितने mm की? 10 mm की पतली चद्दर हो। स्पॉट वेल्डिंग पतली चद्दरों की वेल्डिंग के लिए उपयोगी है, जैसे स्कूटर की चेचिस आदि। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्कूटर की चेचिस में हम कौन सी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि स्पॉट वेल्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों को मतलब किस चीज़ से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? आर्क वेल्डिंग करते समय चिंगारियों से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, या फिर पराबैंगनी के साथ साथ अवरक्त किरणों से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों को पराबैंगनी के साथ साथ अवरक्त किरणों से सुरक्षित रखना पड़ता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है वेल्डन यानी एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो निर्गम उसके निवेश की तुलना में है। यानी कि एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, उसका निर्गम का मतलब उसका आउटपुट उसके निवेश की यानी उसके इनपुट की तुलना में क्या है? उच्च वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह, उच्च वोल्टेज निम्न विद्युत प्रवाह, निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह, निम्न वोल्टेज निम्न विद्युत प्रवाह। इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अब देखिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की बात की गई है, तो देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह लो वोल्टेज तथा हाई करंट के होते हैं। यानी लो वोल्टेज का मतलब कि इनपुट उसका कैसा होता है? लो वोल्टेज का, और आउटपुट क्या होता है? हाई करंट का मतलब हम यूज करते हैं, यानी कि उसके आउटपुट पे, सॉरी ठीक है, उसके आउटपुट पे आपको लो वोल्टेज और हाई करंट मिलेगी। ठीक है, तो
निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह, चूंकि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है I² के सिद्धांत पर यानी जूल के नियम के सिद्धांत पर होता है, अतः वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का निर्गत उच्च धारा एवं निम्न वोल्टता होनी चाहिए, यानी उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए, उच्च धारा का होना चाहिए और निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज का और हाई करंट का होना चाहिए। कभी भी अगर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का इनपुट आपसे पूछे तो इनपुट जो होता है वो हाई वोल्टेज, इनपुट हाई वोल्टेज लो करंट होता है, इनपुट जो होगा हाई वोल्टेज लो करंट और आउटपुट जो होगा वो हाई करंट होगा और लो वोल्टेज होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कार्बन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन, कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, जीएलएस लैंप, ड्राई सेल्स, आर्क फर्नेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका कि कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो ऑप्शन है जीएलएस लैंप, शुष्क सेल, आर्क भट्टी। तो ऑप्शन नंबर है 1 और 2, 2 और 3, सी 1 और 3, ओनली 1। तो कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कार्बन लैंप जो होता है वो शुष्क सेल और आर्क भट्टी में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग सूखा सेल यानी ड्राई सेल में तथा आर्क भट्टियों में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कार्बन इलेक्ट्रोड जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पे, ड्राई सेल यानी सूखा यानी शुष्क सेल में और आर्क भट्टियों में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें शुष्क सेल, शुष्क सेल लैक्लांसेस सेल का ही संशोधित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। शुष्क सेल जो होता है लैक्लांसेस सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। तो कैथोड का कार्य जो शुष्क सेल में करता है वो कौन करता है, जस्ता करता है। लैक्लांसेस सेल में कार्बन की रॉड का प्रयोग एनोड के रूप में तथा जिंक प्लेट का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। तो लैक्लांसेस सेल का ही एक शुद्ध रूप होता है शुष्क सेल। तो इसमें कार्बन की रॉड जो है वो किसका काम कर रही है, एनोड का। तो इसका मतलब है कि कार्बन की रॉड जो होगी वो ड्राई सेल में भी किसका काम करेगी, एनोड के रूप में काम करेगी। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम जो यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल में। और जो ड्राई सेल है इसका EMF जो होता है 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई सेल, आप याद रखिए, कभी कभी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगर हम बात करें आर्क फर्नेस की, तो आर्क भट्ठी में मुख्यतः कार्बन तथा ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। जो आर्क फर्नेस होती है उसमें क्या हम यूज करते हैं, कार्बन तथा ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। आर्क भट्टियों का उपयोग स्टील उत्पादन, लोहे की ढलाई में, अलग धातुओं के पिघलाने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन AC सप्लाई सिस्टम इन द रेंज ऑफ, यानी आर्क वेल्डिंग में जो AC सप्लाई सिस्टम का वोल्टेज है वो कितनी सीमा तक होता है, कितनी हद तक होता है। 1000 से 1200 वोल्ट, 400 से 500, 200 से 250, 70 से 100 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्क वेल्डिंग में जो AC सिस्टम का वोल्टेज होता है वो कितनी रेंज में होगा, 70 से लेकर 100 वोल्ट की रेंज में होगा। क्लियर है? देखिए आर्क वेल्डिंग में AC आपूर्ति प्रणाली पर यानी AC सप्लाई सिस्टम में जो वोल्टेज की रेंज होती है वो कितना होगी, 100 से लेके मतलब 70 से लेके 100 वोल्टेज के बीच में। और आर्क वेल्डिंग में आर्क को शुरू करने के लिए अधिक वोल्टेज और उसे नियत रखने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत होती है। ये क्लियर है कि जब आर्क को शुरू करना है तो आप एक बार समझ सकते हो कि 100 वोल्ट रख सकते हो, लेकिन जब आपका एक बार आर्क पैदा हो गई, एक बार आर्क लग गई, तो उसके लिए आपको कम वोल्टेज यानी आप 70 वोल्टेज यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच कोई कंटेक्ट नहीं होता। देखिए आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है और जो मेटल है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, अतः प्रेशर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसे नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप प्रेशर नहीं लगाओगे तो इसे हम कौन सी वेल्डिंग कहते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग जिसे कहते हैं वह वेल्डिंग आपकी होती है आर्क वेल्डिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एक्सेसरी, यानी कौन सा एक वेल्डिंग सहायक उपकरण नहीं है। वेल्डिंग सहायक उपकरण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर ये है, हैंड स्क्रीन, केबल, ग्लोव्स यानी दस्ताने। तो देखिए इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो केबल है वह आपका वेल्डिंग
के लिए जो सहायक उपकरण है वो नहीं होता है। तो केबल आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी केबल वेल्डिंग का सहायक उपकरण नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन तथा दस्ताने तीनों वेल्डिंग के सहायक उपकरण होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वैद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में द करंट रिक्वायर्ड एक्सीड 100 एम्पियर, द वोल्टेज रिक्वायर्ड रेंज ऑफ 4 to 12 वोल्ट। ऑप्शन क्या है इसके आगे, द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड बाय द वेल्ड यूजुअली रेंज फ्रॉम 60 वाट टू 80 वाट फॉर ईच स्क्वायर mm एरिया। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में, तो प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है कि द करंट रिक्वायर्ड एक्सीड 100 एम्पियर, यानी करंट रिक्वायरमेंट क्या होगी 100 एम्पियर से कम, यानी आवश्यक धारा 100 एम्पियर से अधिक होता है। ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड यानी आवश्यक वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट की सीमा में होता है, ये भी होता है प्रतिरोध वेल्डिंग में। इसके बाद वेल्ड में आपूर्ति की गई शक्ति आमतौर पर प्रति वर्ग मिमी क्षेत्र के लिए 60 वाट से लेकर 80 वाट तक की सीमा के बीच होती है। सभी विकल्प क्या हैं, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ध्यान से कि विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक धारा 100 एम्पियर से अधिक होता है, आवश्यक वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट की सीमा में होता है। इस वेल्डिंग में आपूर्ति की गई शक्ति आमतौर पर प्रति वर्ग mm क्षेत्र के लिए 60 वाट से लेकर 80 वाट तक की सीमा के बीच होती है। प्रतिरोध वेल्डिंग एक प्रकार का दाब वेल्डिंग होता है, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग को हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यानी वेल्डिंग विद्युत परिपथ क्या है, ऑलवेज अर्थ, नेवर अर्थ, थ्रो केबल ओनली, नन ऑफ दिस। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो आपका क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो हमेशा क्या होती है, अर्थ होती है। देखिए वेल्डिंग परिपथ हमेशा भू संपर्कित यानी अर्थड होता है। वेल्डिंग दो पदार्थ को गर्म करके प्रेशर या बिना प्रेशर के ज्वाइंट करने की प्रक्रिया है। वेल्डिंग का मतलब क्या है कि किसी दो पदार्थ को जोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि वेल्डिंग बोलते हैं। कुछ पदार्थों को वेल्ड नहीं किया जा सकता, जैसे पारा, सोडियम तथा पोटेशियम आदि। अब जिसको हम क्या करते हैं, वेल्डिंग नहीं कर सकते, वो क्या है, पारा है, सोडियम है, पोटेशियम आदि। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम वेल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मेन ड्रॉबैक क्या है, हाई इनिशियल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, डिफिकल्ट शेप एंड सेक्शन कैन नॉट बी वेल्डेड, ओनली सिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड, नन ऑफ दिस। यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग का मुख्य दोष क्या है, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा, इसका है कि हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी आरंभ की और साथ ही रख रखाव की बहुत ज़्यादा लागत लगती है। यानी रख रखाव में भी आपको ज़्यादा लागत की आवश्यकता है, उसके साथ साथ आपको इसमें शुरुआत में भी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च करना पड़ता है, किसमें, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग की सबसे बड़ा दोष इसकी प्रारंभ के साथ साथ ही इसके रख रखाव की बहुत ज़्यादा लागत होती है। प्रतिरोध तापन के I²R प्रभाव पर आधारित होता है, I²R के प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर्क बिलो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड इन, यानी आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जो इसमें पाई जाती है। यानी आर्क ब्लो एक प्रकार का क्या है, फॉल्ट है। ये नॉर्मली किस में पाया जाता है, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट, आर्क वेल्डिंग यूजिंग एसी करंट, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। अब किस में आपका पाया जाता है, आपका आर्क ब्लो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जो केवल डीसी आर्क वेल्डिंग में पाया जाता है। आर्क ब्लो एक प्रकार का क्या है, वेल्डिंग दोष है जो कि केवल किस में पाया जाता है, डीसी आर्क वेल्डिंग में पाया जाता है। डीसी वेल्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, अतः आर्क करंट पर एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है और आर्क बल की दिशा में बढ़ने लगता है, इसे आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आर्क ब्लो एक वेल्डिंग का दोष है तो किसका है, वह केवल किस में होता है, डीसी आर्क वेल्डिंग में पाया जाएगा। उसके बाद डीसी वेल्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है
उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, और उसकी जिसके कारण उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में करंट का फ्लो होता है, जिससे क्या होगा कि आर्क जो होगी बल की दिशा में बढ़ने लगती है। जिस दिशा में आपने बल लगाया आर्क उसी दिशा में क्या होती है, बढ़ने लगती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान जोड़ पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किसके समानुपाती होता है, करंट के, वोल्टेज के, आई स्क्वायर आर के, वोल्ट एम्पियर के, किसके। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आई स्क्वायर आर के। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान जोड़ पर उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है आई स्क्वायर आर के समानुपाती होती है। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जूल के नियम पर आधारित होता है आपका प्रतिरोध वेल्डिंग, जो कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी पर आपका वर्क करता है। अब देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग में जो दो मेटल पीस को कांटेक्ट में लाकर उसमें बहुत उच्च धारा फ्लो करवाई जाती है, जिससे वर्क पीस में हीट प्रोड्यूस होती है और वह मेल्ट होकर जुड़ जाता है। तो क्लियर है पूरा, आप ये चीज़ समझ जाओ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि वेल्डिंग से आपके आते हैं और बहुत नॉर्मल है। अगर आपको पता है, थोड़ी बहुत आइडिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वेल्डिंग के लिए दिष्ट कार्य में कैसा वोल्टेज धारा गुणा मतलब कि गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है, ड्रॉपिंग, बढ़ता हुआ, स्टैटिक, वेरिएबल। तो देखिए जो वेल्डिंग के लिए दिष्टकारी हम यूज करते हैं यानी रेक्टिफायर यूज करते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक होती है वोल्टेज और करंट की, वह कैसी होती है, वह ड्रॉपिंग नेचर की होती है। ठीक है, वह कैसे नेचर की होती है, ड्रॉपिंग नेचर की होती है। यानी वेल्डिंग के लिए दिष्टकारी में ड्रॉपिंग प्रकार के वोल्टेज धारा कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डर में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि कम्युनिटी यानी अवकल कंपाउंड जनित्र, ठीक है, कम्युनिटी कंपाउंड जनित्र का उपयोग, ठीक है, सॉरी अवकल है, ठीक है, तो अवकल मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल सॉरी, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज हम किस में करते हैं, आर्क वेल्डन में करते हैं। ठीक ठीक, तो आप देख सकते हो आर्क वेल्डिंग ये जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का मतलब कि आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। ये बेसिकली किस में यूज हो जाएगा, आपका ये यूज होता है वेल्डिंग के लिए जब हम मतलब रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर वेल्डिंग ड्यूटी द रेक्टिफायर कॉमनली यूज आर, यानी वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला दिष्टकारी कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसको कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि वेल्डिंग के लिए हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर वो कौन सा होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि वेल्डिंग कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो दिष्टकारी है यानी रेक्टिफायर है वो सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर होता है। सेलेनियम धातु रेक्टिफायर होते हैं। आजकल सिलेनियम मेटल रेक्टिफायर का प्रयोग अधिकतर किए जा रहे हैं। सिलेनियम रेक्टिफायर में आधार इलेक्ट्रोड एल्युमिनियम या इस्पात सीट की निकिल कोटित प्लेट होती है जिस पर सिलेनियम की पतली परत चढ़ी होती है। आजकल इसका प्रयोग बैटरी आवेशन, तुल्यकाली मोटरों के उत्तेजन में चुंबकीय प्लेटों को दिष्ट धारा प्रदान करने में किया जाता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। अभी हमने पढ़ा कि आर्क वेल्डिंग में हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में हमारे पास कौन सा जनरेटर होता है, शंट, डिफरेंट मतलब सीरीज, या कम्युनिटी कंपाउंड, या डिफरेंशियल कंपाउंड। तो हमने अभी पढ़ा, तो हमने पता किया कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है वह यूज किया जाता है किसमें, आर्क वेल्डिंग में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है जो वेल्डिंग के लिए आवश्यक होती है तथा इस जनरेटर में नियत धारा पर उच्च वोल्टेज ड्रॉप होता है जो वेल्डिंग उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आज से ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट टू बी वेल्डेड इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एसी वेल्डिंग शुड आल्सो इंक्रीज, यानी जब भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है
तब वेसी वेल्डिंग के निम्न पैरामीटर में से कौन बढ़ता है? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जब भी आप मोटाई बढ़ाओगे, ध्यान से समझना कि जे बराबर होता है आई इंटू ए, ठीक। या फिर आप ये समझ सकते हो कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर आप मोटाई बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो। अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, आर बराबर रो एल बाई ए। तो ये बढ़ा रहे हो तो आर बढ़ेगा। जब आर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वी बराबर आई इंटू आर, तो आई बराबर वी बटे आर। तो आर आपका जब घटेगा तो आई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर जब भी किसी भाग की मोटाई बढ़ती है तब एसी वेल्डिंग में कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा? तो करंट आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, वेल्डिंग के लिए निम्न वोल्टेज उच्च धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके लिए अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई का मतलब कैसा? निम्न वोल्टेज उच्च धारा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जब भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है तब एसी वेल्डिंग के लिए करंट का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है। जब भाग की मोटाई बढ़ती है तो एसी वेल्डिंग के लिए किसका मान बढ़ जाता है? करंट का मान बढ़ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ, यानी स्पॉट वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड की नोक किससे बनी होती है? तो इलेक्ट्रोड की नोक किस चीज़ से बनी होती है स्पॉट वेल्डिंग में? आपको बताना है यही चीज़। तो आप बताइए किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, आपको बताना है किस चीज़ की बनी होती है। तो देखिए, कार्बन की, कॉपर एलॉय यार प्योर कॉपर, माइका की, पोर्सिलिन की, किस चीज़ की बनी होती है? तो देखिए, स्पॉट वेल्डिंग न्यून वोल्टेज यानी 6 से लेकर 10 वोल्ट और उच्च धारा 300 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर की आवश्यकता होती है, जो अवक्रम ट्रांसफार्मर से प्राप्त की जाती है। अवक्रम ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से प्राप्त की जाती है। बिंदु वेल्डन के लिए इलेक्ट्रोड की नोक तांबे की मिश्र धातु या शुद्ध तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है उसकी नोक जो है बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है? एक तो कॉपर एलॉय की बनी होगी या फिर प्योर कॉपर की बनी होगी। इस वेल्डिंग का प्रयोग 1.25 mm तक की मोटाई की मोटी चादरों के वेल्डिंग में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं वह कितने mm की चादरों के लिए करते हैं? तो 1.25 mm वाली मतलब मोटी चादरों के लिए किया जाता है। और इस विधि से कार स्कूटर के ढांचे बनाए जाते हैं। कार स्कूटर के ढांचे जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा हम इसको बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाई, यानी ग्रे आयरन प्रायः है इसके द्वारा वेल्ड की जाती है। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग। तो देखिए, जो ग्रे आयरन होते हैं वह नॉर्मली आपके वेल्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? गैस वेल्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? गैस वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किए जाते हैं। तो देखिए, ग्रे आयरन प्रायः गैस वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किए जाते हैं। इसके लिए उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात एक संबंधी एक रखा जाता है। अब देखिए, गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होता है उसका जो अनुपात रखा जाता है वह 1:1 रखा जाता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीकारक ज्वाला का तापमान सबसे अधिक लगभग 3450 डिग्री से अधिक होता है। लगभग 3450 डिग्री कितना होता है? अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संलयन या गैर दबाव वेल्डिंग की श्रेणी में आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग या फिर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। देखिए, हमने अभी पढ़ा था नॉन प्रेशर वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि मेटल आर्क वेल्डिंग जो है ये संलयन या गैर दबाव वेल्डिंग के श्रेणी में आता है। और देखिए, संलयन वेल्डिंग के अंतर्गत यानी कि गैस दबाव वेल्डिंग यानी गैर दबाव यानी कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आपका क्या आता है? टीआईजी और एमआईजी कार्बन आर्क वेल्डिंग आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि तीनों में से कोई भी पूछ सकता है कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन सी होती है। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग आपकी टीआईजी भी होती है, एमआईजी भी होती है और आर्क वेल्डिंग होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है
द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, यानी एसी वेल्डिंग सेट के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? बूस्टर टाइप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब भी हमें वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके आउटपुट पे हमको करंट क्या चाहिए होती है? ज़्यादा। अगर आउटपुट पे करंट ज़्यादा चाहिए होगी तो ट्रांसफार्मर जो है करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन या फिर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है, जबकि पावर को क्या करता है? कांस्टेंट रखता है। तो आपको पता है कि जब आउटपुट पे करंट ज़्यादा चाहिए तो P बराबर V इंटू आई से अगर आप देखोगे तो V बराबर जो होगा P बटे आई, यानी V अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, अगर V कम होगा तो करंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आउटपुट पे आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा? कम। अगर आउटपुट का वोल्टेज कम है तो इसका मतलब ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन? तो ये आ जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए एसी वेल्डिंग सेट के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वेसी वेल्डिंग के लिए लो वोल्टेज उच्च मतलब कि लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज या उच्च धारा उत्पन्न यानी हाई करंट उत्पन्न करता है, और जो ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह हाई वोल्टेज तथा लो करंट आपका उत्पन्न करता है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि द फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है? नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ द फेसेस टू बी वेल्डेड इज नेसेसरी, क्लीन एंड प्योर वेल्ड इज ऑब्टेन, पावर रिक्वायर्ड इज लेस, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है? आप ऑप्शन पढ़िए कि वेल्ड किए जाने वाले पृष्ठों को विशेष तरीके से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, साफ और शुद्ध वेल्ड प्राप्त होती है, शक्ति की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए सभी विकल्प सही है। तो देखते हैं इसका आंसर, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया है। देखिए कि फ्लैश बट वेल्डिंग, इस विधि में धातु के दोनों सिरों को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए नहीं रखा जाता। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या है कि धातु के जो दोनों सिरे होते हैं उनको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए यानी टच करके नहीं रखा जाता। धारा प्रवाहित करने के पश्चात दोनों सिरों को धीरे धीरे समीप लाया जाता है। जैसे जैसे ही धारा मतलब धातु सिरे एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं दोनों सिरों के मध्य एक आर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण सिरों का तापमान गलनांक बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में दोनों सिरों को एक दूसरे के अधिक समीप लाया जाता है। जैसे ही वेल्डन तापमान प्राप्त हो जाता है चल इलेक्ट्रोड की ओर से यांत्रिक दाब दिया जाता है तथा सप्लाई काट दी जाती है तथा दोनों सिरों पर लगी धातु तथा स्लैग चिंगारियों के रूप में छिटक कर बाहर निकल जाता है तथा शुद्ध धातुएं परस्पर जुड़ जाती हैं। जस्ता, शीशा, एंटीमनी, बिस्मथ तथा इनकी मिश्र धातुओं को छोड़कर प्रायः सभी धातुओं की छड़ों, ट्यूबों तथा तारों को इस विधि से जोड़ा जाता है। अब देखिए इस विधि का क्या फ़ायदा है कि इस विधि में शक्ति व्यय कम होता है, वेल्डन में कम समय लगता है, चूंकि चमक के कारण जुड़ने वाली सतह पर धातु मैल छिटककर या जलकर बाहर जा गिरता है, इसलिए वेल्ड स्वच्छ बनता है। इस विधि में जोड़ दृढ़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लैश बट वेल्डिंग में होता क्या, मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि फ्लैश वेल्डिंग जो है इसमें सबसे पहले जो दोनों सिरे होंगे उनको आप पास नहीं रखोगे, उनको धीरे धीरे हम ले जाएंगे। जैसे ये दो सिरे हैं मान लीजिए, ठीक है, इनको आप पहले ही पास नहीं रखोगे, इनको धीरे धीरे क्या करोगे? पास ले जाओगे। धीरे धीरे जब पास लेके जाएंगे तो जैसे ही पास लेके जाएंगे तो इसमें एक जो होगा एक मूवेबल पार्ट होगा, एक मूव करेगा, और एक जो होगा स्टैटिक पार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ये जो मूव वाला पार्ट होगा ये जब पहुंचेगा वहाँ पे तो इससे जब चिंगारी निकलेगी तैसे ही हम सप्लाई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, और उसी टाइम हम इस जो मूव वाला मतलब कि इलेक्ट्रोड है इस पे प्रेशर लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा कि इस मतलब कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रोड है इससे वेल्ड हो जाएगा। और इस वेल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या क्या है कि इस विधि में शक्ति व्यय कम होगा और वेल्डन में कम समय लगेगा, चूंकि चमक के कारण जुड़ने वाली सतह पर धातु मैल छिटक कर या जलकर बाहर जा गिरता है, इसलिए वेल्ड स्वच्छ बनता है। ठीक है, इस विधि में जोड़ दृढ़ बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जनरेटर कैन प्रोड्यूस, यानी वेल्डिंग जनरेटर का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? तो बोथ एसी एंड डीसी, डीसी ओनली, एसी ओनली, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए वेल्डिंग जनरेटर कैन बी प्रोड्यूस, तो वेल्डिंग जनरेटर आपका कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो बोथ एसी एंड डीसी, यानी वेल्डिंग जनरेटर आपका प्रोड्यूस किया कर सकता है क्या क्या? एसी और डीसी दोनों, यानी वेल्डिंग जनरेटर एसी और डीसी दोनों उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जब मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं होता तब मोटर, जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सप्लाई प्रयोग की जाती है तथा
जो जनरेटर होता है वह डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप होता है, क्योंकि इसकी अभिलक्षण ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप होती है, अर्थात करंट का मान बढ़ने पर इसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसमें डीसी सप्लाई के लिए रेक्टिफायर तथा एसी सप्लाई के लिए हाई लीकेज वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसलिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होगा वह एसी और डीसी दोनों जनरेट कर सकता है। उसके बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मतलब वेल्डिंग जनरेटर जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, वह हमारा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग से आपके इतने ही क्वेश्चन हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम वेल्डिंग के जितने क्वेश्चन और बचे हैं वो सारे के सारे मतलब इन्वॉल्व कर देंगे। आपको बहुत ही सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इस बुक में आपको मिल जाएंगे और मैं आपको एक करवाऊंगा। ठीक है, अगर इस बुक का पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, इस बुक का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सअप का लिंक होगा उससे जुड़ जाओ, चाहे टेलीग्राम चैनल हो उससे जुड़ जाओ, उस पर आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करो, मैं उस पर आपको ये मतलब कि सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, सारी सारी ये पीडीएफ इसमें आपको हर एक चीज़ का मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके बहुत से पेजेस हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं। इसमें आएगा जूनियर इलेक्ट्रिकल का परीक्षा पाठ्यक्रम, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल है, मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा आपका है। उसके बाद आपका देखिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, जिसमें कि पावर सिस्टम भी है। पावर सिस्टम में पावर प्लांट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, वैद्युत ऊर्जा के अनुप्रयोग यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इल्यूमिनेशन है, वेल्डिंग है, वैद्युत तापन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वैद्युत ड्राइव है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे तो एग्ज़ाम के लिए आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से है और यूथ से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के और एक टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक बार देख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू।